तीसरे प्रश्न की बात कर रहे हैं। तीसरे प्रश्न में है केवल रासायनिक समीकरण लिखिए जब एथिल ब्रोमाइड का एल्कोहली KOH की उपस्थिति में बी हाइड्रोहेलोजनीकरण होता है। यहाँ पे वास्तव में बी हाइड्रोहेलोजनीकरण होता है। इसमें एक हाइड्रोजन निकलता है और एक हेलोजन निकलता है। तो इसमें इसका समीकरण लिखना है तो ये समीकरण इस तरह होगा। ये आपका हो गया एल्किल हैलाइड CH3CH2Br। एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में जब हम इसको गर्म करते हैं तो यहाँ से एक जो बीटा कार्बन है, यानी जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ी है वो अल्फा कार्बन हो गया, उसके बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन होगा। तो ये ब्रोमीन निकलेगी और यहाँ से H निकलेगा। तो जो इसमें जो विलोपन होता है अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन से होता है, इसलिए हम इसको अल्फा बीटा विलोपन भी कहते हैं। इसका जो ब्रोमीन है वो KOH के पोटेशियम आयन के साथ क्रिया करके Br बना लेगा और ये H इस KOH के साथ निकल के पानी बन जाएगा। और ये आपका इन दोनों कार्बन के बीच में एक एक बॉन्ड जब खाली हो जाता है, एक ब्रोमीन का बॉन्ड खाली हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का बॉन्ड खाली हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड से संतुष्ट हो जाता है और एल्कीन बनाता है। यहाँ पे ये किसका बॉन्ड खाली हुआ, एक इसका बॉन्ड खाली हुआ और ये दो डबल बॉन्ड बना के एल्कीन बन गया। इसमें एक हाइड्रोजन निकल रही, एक हेलोजन निकल रही, इसलिए इसको बी हाइड्रोहेलोजनीकरण भी कहा जाता है। इसमें दूसरा समीकरण है 1,2-डाइब्रोमोएथेन का जिंक की उपस्थिति में बी हेलोजनीकरण करना। तो यहाँ पे बी हेलोजनीकरण हो रहा है। इसमें अभिकारक है 1,2-डाइब्रोमोएथेन। तो ये देखिए 1,2-डाइब्रोमोएथेन, दोनों में एथेन के दोनों परमाणु पे एक एक ब्रोमीन लगा हुआ है। इसकी जब जिंक धातु से क्रिया कराई जाती है तो इसमें भी अल्फा बीटा ये दोनों विलोपन हो जाता है, Br दोनों निकल जाती हैं। तो इसमें दोनों कार्बन की एक एक संयुक्ता खाली होती है और ये डबल बॉन्ड से संतुष्ट हो जाती है, तो ये बन जाता है एल्कीन। और जो हेलोजन निकलती है, ब्रोमीन निकलती है, वो जिंक के साथ जिंक ब्रोमाइड बना के अलग हो जाती है। चौथे प्रश्न में पूछा गया है फीडल क्राफ्ट क्रिया का समीकरण से लिखना है, समीकरण सहित उसको लिखना है। तो इसमें दोनों चीज़ें आपको देना है। अपने जो 11th के कोर्स में है वो है फीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। यहाँ पे जब बेंजीन की क्रिया अपन निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं, यानी निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जो बेंजीन की एल्किल हैलाइड से अब क्रिया कराते हैं तो एल्किल बेंजीन प्राप्त होती है। यहाँ पे हमने बेंजीन लिया हुआ है और ये है एल्किल हैलाइड यानी मेथिल क्लोराइड। एक उदाहरण है इसका सरलतम। ये इस निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब ये क्रिया होती है तो टॉलुइन बनता है, यानी ये मेथिल बेंजीन बनता है। और जिस जो क्लोरीन है वो HCl के रूप में निकल जाती है। ये क्रिया दो पदों में संपन्न होती है और इसकी जो क्रियाविधि है यदि समझना चाहे कोई तो उस तरह समझ सकते हैं। पहले एल्युमिनियम क्लोराइड है, एक लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। पहले पद में CH3Cl और LCl3 क्रिया होती है तो इसका जो क्लोरीन इसमें जुड़ जाता है और एक कार्बोकैटायन बनता है, मेथिल कार्बोधनायन बनता है और AlCl4 बनता है। दूसरे स्टेप में जो कार्बोकैटायन है वो बेंजीन जिंक से जुड़ता है और ये माध्यमिक यौगिक बनाता है। इसमें R और H दोनों जुड़े रहते हैं। और लास्ट स्टेप में क्या होता है, AlCl4 से पुनः हाइड्रोजन जोड़ करके HCl बना लेता है और AlCl3 हमें अलग प्राप्त हो जाती है ज्यों तो इसलिए उत्प्रेरक की तरह काम करती है और मेथिल बेंजीन यानी एल्किल बेंजीन हमें प्राप्त हो जाता है। यदि हम यहाँ पे मेथिल ले रहे हैं तो यहाँ पे मेथिल कर देंगे आप CH3, यहाँ पे CH3 हो जाएगा तो आपका ये टोलुइन प्राप्त हो जाती है। पांचवा प्रश्न है एरोमेटिकता को परिभाषित कीजिए। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, एरोमा मतलब होता है सुगंध।
तो सुगंधित कार्बनिक यौगिकों का एक वर्ग होता है, इसे हम एरोमेटिक कहते हैं, और उसके लिए ये एरोमेटिक पद प्रयुक्त होता है। तो इनका जो गुण है उसके लिए 3 आवश्यक चीज़ें होती हैं। तो हम इसको इस तरह परिभाषित कर सकते हैं, वे यौगिक जिनमें निम्न गुण पाए जाते हैं उनमें समतलीयता पाई जाती है, यानी उनके जो अणु है वो समतल होता है, यानी समतलीय होता है, त्रिविम नहीं होता है। इसके लिए समतलीयता के लिए क्या है, कार्बन में sp2 संकरण होना चाहिए, जिससे उसमें 120 अंश के समतलीय त्रिकोणीय आकृति में ऑर्बिटल हो जाएंगी। तो बेंजीन में आपको पता है 6 कार्बन वाली रिंग होती है, और एक समषटभुज का जो आंतरिक कोण होता है वो कितने का होता है, 120 अंश का होता है। यहाँ पे ये सारे के सारे कार्बन sp2 संकरित हैं, सबके कोण ये 120 अंश के हैं। दूसरा होता है वलय में इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण विस्थापन होना। जो रिंग है इसमें वलय में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनका पूर्ण डिलोकलाइजेशन होता है। यहाँ पे आपको पता है बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है, 3 सिंगल बॉन्ड हैं। तो वो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कैसे होते हैं, विस्थानीकृत होते हैं, वो एक दूसरे पर अदला बदली में होती रहती है। और तीसरा गुण में ये पाया जाता है कि जो वलय है उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 4n+2 की संख्या में पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन तो आप जानते ही क्या होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो p⁴x, p⁴y और p⁴z में पाए जाते हैं, और ये पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर 2 और 2 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। इसको हम 4 n की जगह 1 रखेंगे तो 4 एकम 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे बेंजीन में। तो बेंजीन और बेंजीन की तरह के यौगिक जिनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, जहाँ पे n बराबर हम 0 1 2 3 रख सकते हैं, अर्थात उसमें 2, यहाँ पे 6 है, 6 के बाद 10 है, और 4 3 12 तो 14 इलेक्ट्रॉन 14 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी इसमें 3 पाई बॉन्ड या 5 पाई बॉन्ड या 7 पाई बॉन्ड युक्त यौगिक होते हैं, वो एरोमेटिक गुण दर्शाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़े होंगे बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड होते हैं, और नेप्थलीन में आपके 5 पाई बॉन्ड होते हैं। एंथ्रासीन में 7 पाई बॉन्ड होते हैं। ये सभी एरोमेटिक गुण दर्शाते हैं। तो ये एरोमेटिकता की परिभाषा के अंतर्गत 3 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो समतलीय होना चाहिए, दूसरा विस्थानीकृत होना चाहिए पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, और तीसरा इनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये हकल रूल कहलाता है। तो ये हकल रूल को भी फॉलो करना चाहिए इन्हें। अब 6वां प्रश्न है आपका बेंजीनॉइड की को परिभाषित करना। तो जो वे यौगिक जो बेंजीन एक या अधिक बेंजीन वलयों से युक्त होते हैं बेंजीनॉइड कहलाते हैं। इनमें एरोमेटिकता पाई जाती है और इनके गुण बेंजीन की तरह होते हैं, इसलिए ये बेंजीनॉइड कहलाते हैं। ये इनके कुछ उदाहरण हैं। बेंजीन तो है ही अपने आप में, नेप्थलीन भी बेंजीनॉइड के अंतर्गत आता है। इसमें देखिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें देखिए 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड हैं। तो ये हो जाएगा 4, इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें। इसी तरह से नेप्थलीन भी है। तो नेप्थलीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 पाई बॉन्ड हैं। तो 7 दूनी 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स में है। तो ये हकल रूल का पालन करता है। कुछ ऐसे यौगिक भी होते हैं जो विषम चक्रीय होते हैं, जैसे प्रीडीन है। तो प्रीडीन में नाइट्रोजन होती है, इसमें भी आपकी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, या आपकी
थाइफेन या पायरोल या फ्यूरेन, ये सब एरोमेटिक के अंतर्गत आते हैं। इनमें भी 4n+2 के हिसाब से पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 7वां प्रश्न है, IUPAC नाम लिखना है हमें इसका। मेथिल बेंजीन यहाँ बना हुआ है तो इसका नाम मेथिल बेंजीन है, या इसको हम टॉलुइन भी कहते हैं। तो IUPAC नाम मेथिल बेंजीन है। इसमें 1,4 डाई मेथिल बेंजीन है। 1 2 3 4 5 6 एक दूसरे से 1,4 पोजीशन पे, तो 1,4 मेथिल बेंजीन, 1,4 डाई मेथिल बेंजीन ये कहलाएगा। वैसे इसका एक और नाम है पैरा डाईमेथिल बेंजीन या पैरामेथिल टॉलुइन। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है, बोर्ड्स अपक्रिया समझाइए। तो जो बोर्ड्स अपक्रिया है ये उच्चतर एल्केन प्राप्त करने की एक विधि है। जब एल्किल हैलाइड के शुष्क ईथर में बने विलेन की सोडियम धातु से अपक्रिया कराई जाती है तो उच्चतर एल्केन प्राप्त होते हैं। यहाँ पे आपको लेना है एल्किल हैलाइड, यहाँ पे हमने लिया CH3Br। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से कराई जाती है तो उच्चतर एल्केन बनते हैं। तो इसमें होता क्या है, सोडियम धातु है, सोडियम इसमें से एल्किल हैलाइड में से हैलाइड जो हैलोजन परमाणु हैं उससे क्रिया करके और लवण बना लेता है। जैसे यहाँ पे ब्रोमीन से क्रिया करके NaBr बनाने लगा, और यहाँ पे एक एक जो वैलेंसी इसकी खाली हो रही है ब्रोमीन के हटने से, तो दोनों मुक्त मूलक बन के दोनों इसमें एक दूसरे में जुड़ जाएंगे। तो ये CH3 जुड़ गया। इस तरह से ये उच्चतर एल्केन हमें प्राप्त होगी। इसमें आपको ध्यान रखने की बात है, इसमें विषम संख्या में कार्बन वाले एल्केन नहीं बन पाते हैं। यदि हम विषम संख्या वाले एल्केन बनाने के लिए हम 2 एल्किल हैलाइड का मिश्रण डालेंगे तो वो मिश्रण भी कई प्रकार का हो जाएगा। यानी जैसे हमने एक प्रोपेन बनाने के हिसाब से हमने एक CH3Br लिया और मान लो दूसरा अपने C2H5Br ले लिया, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि एक CH3 और एक C2H5 बने। ये CH3 बन सकता है, C2H5 भी जुड़ सकता है, यानी ब्यूटेन भी बन सकता है और एथेन भी बन सकता है और प्रोपेन भी बन सकता है। इसलिए इस सब क्रिया को तभी उपयोग करते हैं जब हमें सम संख्या में कार्बन वाले उच्चतर एल्केन प्राप्त करना हो। इस तरह से ये कुछ प्रश्न थे, इनको लिख करके अभ्यास करिए और किताब में भी देख सकते हैं, डिटेल में दिया हुआ है किताब में।